मैं पुनीत श्रीवास्तव अंजनी हिस्ट्री क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आज की क्लास एक नए अध्याय की शुरुआत होगी जिसको हम लोग प्राचीन भारत के इतिहास के स्रोत में अध्ययन करेंगे। तो आज हम जो शुरुआत करेंगे जिस अध्याय का वह है प्राचीन भारत के इतिहास के स्रोत। जो प्राचीन भारत है जो अनादिकाल से शुरू हुआ था उसके विषय में कौन कौन से वो माध्यम है जिससे हमें जानकारी मिलती है, तो उसके विषय में आज की क्लास हम लोग की रहेगी। तो हम लोग अनादिकाल से संबंधित और इतिहास तक जो साक्ष्य मिलते हैं जिनके आधार पर भारत के विषय में, प्राचीन भारत के विषय में हम लोगों को जानकारी मिलती है उसके विषय में अध्ययन करेंगे। उसमें कुछ भारतीय साक्ष्य हैं, कुछ विदेशी साक्ष्य हैं और कुछ पुरातात्विक साक्ष्य हैं। इन साक्ष्यों के आधार पर प्राचीन भारत के इतिहास को जानने का प्रयास किया जाएगा। तो आइए हम पढ़ते हैं प्राचीन भारत के इतिहास के स्रोत। 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 इतिहास के स्रोत। आज की जो क्लास होगी वो प्राचीन इतिहास के स्रोत के विषय में होगी। तो प्राचीन भारत के इतिहास के स्रोत, इसके विषय में आज की ये क्लास रहेगी। तो सर्वप्रथम हम आते हैं कि जो अंग्रेजी में शब्द है इतिहास के लिए हिस्ट्री। इतिहास के लिए शब्द है हिस्ट्री। इतिहास के लिए हिस्टोरी शब्द है। ये अंग्रेजी का शब्द है। जो इतिहास है, इतिहास को इंग्लिश में हम क्या कहते हैं? हिस्टोरी कहते हैं। हिस्टोरी कहते हैं। यह किस भाषा से लिया गया? किस भाषा के किस शब्द से लिया गया? तो यह ग्रीक भाषा के हिस्टोरिया शब्द से लिया गया है। हिस्टोरिया शब्द से लिया गया है, जिसका मतलब होता है अनुसंधान। इसका मतलब क्या होता है? अनुसंधान। तो हम समझते हैं पहले इस चीज को। तो इतिहास को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? हिस्ट्री कहते हैं। क्या कहते हैं? हिस्ट्री। HISTORY। इंग्लिश में इतिहास को हम क्या कहते हैं? हिस्ट्री कहते हैं। और यह जो शब्द है वो किससे लिया गया है? वो हिस्टोरिया शब्द से लिया गया। और ये किस भाषा का शब्द है? ये ग्रीक भाषा का शब्द है। जो हिस्टोरिया है, हिस्टोरिया किस भाषा का शब्द है? ग्रीक भाषा का शब्द है। आइए, हिस्टोरिया का जो अर्थ होता है वह क्या होता है? अनुसंधान। अनु उपसर्ग है जो संधान के आगे लगा हुआ है। तो इस प्रकार हम देख रहे हैं कि जो इंग्लिश में हिस्ट्री शब्द है वह ग्रीक भाषा के हिस्टोरिया शब्द से लिया गया है। हिस्टोरिया का मतलब होता है अनुसंधान। मतलब बाद में उसके विषय में खोजबीन करना है, उसके विषय में व्यापक तौर पे अद्यतन जानकारी अर्जित करना। तो उसको हम क्या कहते हैं? अनुसंधान कहते हैं। तो अनुसंधान का मतलब होता है बाद में उस विषय वस्तु को खोजना। तो इस प्रकार हम लोगों ने देखा कि इंग्लिश भाषा का हिस्ट्री शब्द जो है वह ग्रीक भाषा के हिस्टोरिया शब्द से निकला है, जिसका मतलब क्या होता है? अनुसंधान होता है। और भारतीय परिप्रेक्ष्य में आते हैं। भारतीय परिप्रेक्ष्य में तो सर्वप्रथम इतिहास शब्द का वर्णन कहाँ आया है? इतिहास शब्द का वर्णन सर्वप्रथम कहाँ आया है? अगर भारतीय परिप्रेक्ष्य में हम बात करें, भारतीय संदर्भ में, कि भारत का वह कौन सा ग्रंथ है जिसमें सर्वप्रथम इतिहास शब्द का वर्णन आया? किस शब्द का? इतिहास शब्द का। तो इतिहास शब्द का वर्णन सर्वप्रथम सर्वप्रथम कहाँ आया है? तो वह आया है अथर्ववेद में। वह कहाँ आया है? अथर्ववेद में। किस वेद में आया है? अथर्ववेद में आया है।
इस प्रकार हम देख रहे हैं कि जो इतिहास शब्द है, इतिहास शब्द का सर्वप्रथम वर्णन कहाँ मिलता है? वह अथर्ववेद में मिलता है। और इतिहास को अथर्ववेद का उपवेद भी कहते हैं। इतिहास को अथर्ववेद का उपवेद भी कहते हैं। जो इतिहास है, इतिहास को अथर्ववेद का उपवेद भी कहते हैं। अथर्ववेद का उपवेद भी कहते हैं। अथर्ववेद का उपवेद कहते हैं। उपवेद कहते हैं। इस प्रकार हम देख रहे हैं कि जो इतिहास है, पहले तो इतिहास शब्द का सर्वप्रथम वर्णन भारतीय संदर्भ में अथर्ववेद में आता है। और दूसरा जो पॉइंट है, इतिहास को हम क्या कहते हैं? अथर्ववेद का उपवेद कहते हैं। अथर्ववेद का एक उपवेद कौन सा है? इतिहास को माना जाता है। इस प्रकार हम लोगों ने देखा, इतिहास शब्द को देखा कि इतिहास शब्द किस भाषा के किस शब्द से लिया गया है और उसका अर्थ क्या है। तो इतिहास का अर्थ जो है वह अनुसंधान से लिया जाता है। यह ग्रीक भाषा के हिस्टोरिया शब्द से बना है, जिसका मतलब क्या है? अनुसंधान। इस प्रकार हम लोगों ने देखा कि इतिहास का अर्थ अनुसंधान होता है। अब अगले पॉइंट पे आते हैं कि कौटिल्य ने राजा को एक निर्देश दिया है। कौटिल्य ने राजा को एक निर्देश दिया है। क्या दिया? इतिहास से संबंधित प्रतिदिन राजा को कुछ समय इतिहास सुनना चाहिए। प्रतिदिन राजा को इतिहास सुनना चाहिए। इतिहास की महत्ता के विषय में यह स्टेटमेंट है। तो कौटिल्य ने क्या कहा है? कौटिल्य ने कहा कि प्रतिदिन राजा को इतिहास सुनना चाहिए। तो इस प्रकार हम लोग देख रहे हैं कि ये जो कौटिल्य महोदय हैं, इन्होंने इतिहास के विषय में कहा है कि प्रतिदिन राजा को इतिहास सुनना चाहिए। अब कुछ हम जो विदेशी विद्वान हैं उनको ले लेते हैं। उन्होंने इतिहास के विषय में क्या कहा है? तो एक विद्वान है E.H. कार। E.H. कार महोदय हैं। उन्होंने इतिहास के विषय में कहा है, इतिहास क्या है? अतीत और वर्तमान के बीच अनवरत संवाद है। उन्होंने इतिहास को क्या कहा है? इतिहास अतीत और वर्तमान के बीच, अतीत व वर्तमान के बीच अनवरत संवाद है। संवाद है। तो ये एक विद्वान है जो बहुत महत्वपूर्ण है। ये हर परीक्षाओं में जो विषय से संबंधित परीक्षा होती है इतिहास की, उसमें ये पूछे जाते हैं। ये नेट में भी पूछे जाते हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर में, टीजीटी, पीजीटी, इंट्रेंस एग्जाम, हर जगह इनको पूछा जाता है और जीएस के तौर पे भी पूछा जाता है। तो कौन से विद्वान है? E.H. कार है। E.H. कार ने क्या कहा? E.H. कार ने कहा कि जो इतिहास है वो क्या करता है? वो अतीत माने प्राचीन समय से और वर्तमान जो समय, इसमें ये लगातार बातचीत करता है, अनवरत संवाद करता है। मतलब जो प्राचीन समय है और वर्तमान समय है, इसके बीच में अनवरत संवाद, लगातार संवाद चलता रहता है। मतलब वो घटनाएं किसी न किसी नए रूप में परिवर्तित होकर घटित होती रहती है। तो उसी को इन्होंने बताया क्या? कि इतिहास अतीत व वर्तमान के बीच अनवरत संवाद है। वो किसने बताया? E.H. कार ने बताया। तो इस प्रकार हम लोगों ने इन विद्वान को देखा। अब दूसरे विद्वान हैं ब्यूरी महोदय। ब्यूरी महोदय का भी स्टेटमेंट बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है और परीक्षा में इनको कई बार पूछा गया है। ब्यूरी महोदय को खासकर नेट की परीक्षा में ब्यूरी महोदय के स्टेटमेंट को कई बार पूछा गया है। मैं भी जब परीक्षा दिया था नेट का, तो उसमें कई बार इनका सामना करना पड़ा था। तो ब्यूरी महोदय इतिहास को क्या कहते हैं? ब्यूरी
ब्यूरी महोदय। ब्यूरी महोदय इतिहास को विज्ञान कहते हैं, न कम न ज्यादा। इतिहास को क्या कहते हैं? इतिहास विज्ञान है। इतिहास क्या है? विज्ञान है, न कम न ज्यादा, न कम न ज्यादा। तो इस प्रकार हम देख रहे हैं कि ये जो ब्यूरी महोदय हैं, ब्यूरी महोदय इतिहास को क्या मानते हैं? इतिहास को विज्ञान मानते हैं और क्या कहते हैं? यह न कम न ज्यादा, ये विज्ञान से न कम है न ज्यादा है। तो ये एक विद्वान है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। यह जब मैं नेट की परीक्षा देता था तो 2-3 बार ये क्वेश्चन मेरे सामने आया था। तो ब्यूरी महोदय इतिहास को क्या मानते हैं? इतिहास को विज्ञान मानते हैं और ये क्या कहते हैं? यह विज्ञान से न कम है और न ज्यादा है। तो इस स्टेटमेंट को आप लोग याद कर लीजिएगा, ब्यूरी महोदय को। ब्यूरी विज्ञान, न कम न ज्यादा। तो इतिहास को विज्ञान कौन मानता है? ब्यूरी महोदय मानते हैं। और कैसे मानते हैं? न विज्ञान से कम है और न ज्यादा है। तो इस प्रकार ब्यूरी महोदय का ये स्टेटमेंट हम लोगों ने देखा। अगले विद्वान है बेकन। बेकन ने इतिहास को लेकर के क्या कहा है? तो बेकन महोदय कहते हैं इतिहास मनुष्य को बुद्धिमान बनाता है। इतिहास मनुष्य को बुद्धिमान बनाता है। क्या बनाता है? बुद्धिमान बनाता है। इस प्रकार हम लोगों ने देखा ये जो बेकन विद्वान है, ब्यूरी के बाद आते हैं बेकन। बेकन विद्वान क्या कहते हैं? बेकन विद्वान कहते हैं कि जो इतिहास सब्जेक्ट है, इतिहास सब्जेक्ट क्या है? मनुष्य को बुद्धिमान बनाता है। जब घटनाओं को वो मनुष्य के सामने प्रस्तुत करता है तो मनुष्य उससे अपनी गलती और अच्छाई को, उपलब्धियों को क्या करता है? सीखता है। तो वही बात यहाँ वो बताते हैं कि बेकन महोदय इतिहास क्या करता है? मनुष्य को बुद्धिमान बनाता है। तो ये स्टेटमेंट किसका है? बेकन महोदय का है। अब अगले विद्वान आते हैं बर्नी। बर्नी ने इतिहास को क्या कहा है? बर्नी ने इतिहास को विज्ञानों की रानी कहा है। इतिहास को विज्ञानों की रानी कहा है। विज्ञानों की रानी कहा है। बर्नी मोहम्मद बिन तुगलक और फिरोज शाह तुगलक के समय के विद्वान हैं बर्नी। इन्होंने इतिहास को लेकर के क्या स्टेटमेंट दिया? इन्होंने इतिहास को लेकर के स्टेटमेंट दिया है कि इतिहास क्या है? विज्ञानों की रानी है। तो बर्नी रानी, विज्ञानों की रानी। तो इस प्रकार जो बर्नी है, बर्नी क्या कहते हैं? इतिहास को विज्ञानों की रानी कहते हैं। ये सारे स्टेटमेंट पूछे गए हैं नेट में, असिस्टेंट प्रोफेसर में और टीजीटी पीजीटी की परीक्षा में। ये इतिहास में ये सारे जो विद्वान हैं ये पूछे गए हैं। तो इस प्रकार हम लोगों ने बर्नी तक देखा है। अब अबुल फजल के विषय में आते हैं। जो अबुल फजल विद्वान है वह इतिहास को क्या कहते हैं? तो अबुल फजल इतिहास को चिकित्सालय कहते हैं। इतिहास की तुलना किससे उन्होंने किया? चिकित्सालय से किया है। और वहां व्यक्ति अपने दुखों की दवा लेने के लिए आता है और अपनी उदासी को दूर करता है। तो ये स्टेटमेंट किसका है? ये स्टेटमेंट अबुल फजल का है। तो अबुल फजल जो विद्वान है, अबुल फजल ने इतिहास को क्या कहा है? चिकित्सालय कहा है। इतिहास को चिकित्सालय कहा है। क्या कहा है? चिकित्सालय कहा है। इतिहास को क्या कहा है? चिकित्सालय कहा है। और यहाँ मानो क्या लेने आता है? दुखों की दवा लेने आता है। दुखों की दवा लेने आता है।
और उससे क्या मिलता है, उदासी से मुक्ति पाता है और अपने उदासी से मुक्ति पाता है, मुक्ति पाता है। इस प्रकार इनका स्टेटमेंट है। इसमें 3 महत्वपूर्ण बिंदु हैं, चिकित्सालय, दुखों की दवा और उदासी से मुक्ति पाना। तो अबुल फजल इतिहास को क्या कहते हैं? अबुल फजल जो विद्वान है, इतिहास को चिकित्सालय कहते हैं। क्या कहते हैं? चिकित्सालय कहते हैं। और चिकित्सालय में, इतिहास के चिकित्सालय में व्यक्ति क्या करने आता है? दुखों की दवा लेने आता है और इस दवा से उसे क्या होती है? उदासी से मुक्ति मिलती है या मुक्ति पाता है। तो इस प्रकार हम लोगों ने देखा कि अबुल फजल इतिहास को चिकित्सालय कहते हैं। इतिहास क्या है? चिकित्सालय है, जहाँ व्यक्ति अपने दुखों की दवा पाता है और उदासी का इलाज कराता है। तो इस प्रकार अबुल फजल को हम लोगों ने देखा। अब आते हैं कालिंगवुड के विषय में। एक विद्वान है कालिंगवुड, जो कि लगभग नेट के लिए पेटेंट है। नेट हिस्ट्री की परीक्षा के लिए लगभग इनको पूछा ही जाता है, कालिंगवुड को। तो कालिंगवुड के विषय में हम लोग चर्चा करते हैं। कालिंगवुड, 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 कालिंगवुड विद्वान है। इन्होंने बताया कि हम एक ऐसे दहलीज पर खड़े हैं। हम लोग किस दहलीज पर खड़े हैं? हम लोग ऐसे एक दहलीज पर खड़े हैं कि जब 16वीं और 17वीं शताब्दी में, 16वीं से 19वीं शताब्दी तक जो महत्व प्राकृतिक विज्ञान का था, इन्होंने तुलना किससे किया? प्राकृतिक विज्ञान से किया है। जिसका महत्व 16वीं शताब्दी से 19वीं शताब्दी तक था, वैसा ही महत्व आज हम जिस युग में खड़े हैं इतिहास का होने वाला है। तो वही ये विद्वान कहते हैं कि हम एक ऐसे युग के दहलीज पर खड़े हैं जिसमें दुनिया के लिए इतिहास उतना ही महत्वपूर्ण होगा जितना कि 16 से 19वीं शताब्दी के बीच में प्राकृतिक विज्ञानों का रहा। इन्होंने किससे तुलना किया है? 1600 से 1900 के बीच, 1600 से 1900 ईस्वी के बीच जो प्राकृतिक विज्ञान का महत्व था, प्राकृतिक विज्ञान का महत्व था, विज्ञान का महत्व था, वही इतिहास का आज के वर्तमान युग में होने वाला है। वही इतिहास का वर्तमान समय में होने वाला है। तो इस प्रकार हम देख रहे हैं कि इन्होंने तुलना किससे किया है? 1600 से 1900 के बीच में, ये टाइम पीरियड है 1600 से 1900 ईस्वी के बीच में जो प्राकृतिक विज्ञान का महत्व था, वैसा ही महत्व आज के समय में है। किसका? इतिहास का। तो इनका स्टेटमेंट बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि 1600 से 1900 ईस्वी के बीच जो महत्व प्राकृतिक विज्ञान का था, वही महत्व आज के समय में इतिहास का है। तो इनके स्टेटमेंट को लिखते हैं। हम एक ऐसे युग की दहलीज पर खड़े हैं, हम एक ऐसे युग की दहलीज पर खड़े हैं, हम एक ऐसे युग की दहलीज पर खड़े हैं, हम एक ऐसे युग की दहलीज पर खड़े हैं जिसमें दुनिया के लिए इतिहास उतना ही महत्वपूर्ण है। खड़े हैं जिसमें दुनिया के लिए इतिहास उतना ही महत्वपूर्ण है, महत्वपूर्ण है जितना कि 1600 से 1900 ईस्वी के बीच
1600 से 1900 ईस्वी के बीच प्राकृतिक विज्ञान का था। प्राकृतिक विज्ञान का था। तो इस प्रकार हम लोगों ने इनके स्टेटमेंट को देखा। इनके शब्दों में कालिंगवुड ने क्या कहा? कालिंगवुड ने कहा, हम एक ऐसे युग की दहलीज पर खड़े हैं जिसमें दुनिया के लिए इतिहास उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि 1600 से 1900 ईस्वी के बीच में प्राकृतिक विज्ञान का था। तो इसमें तीन चीज है। एक टाइम पीरियड है 1600 से 1900 ईस्वी, ये महत्वपूर्ण है। और किससे तुलना किया इन्होंने? विज्ञान से किया। और कब? वर्तमान युग, ऐसे युग की दहलीज पर खड़े हैं। तो कालिंगवुड ने इस परिभाषा में या इस स्टेटमेंट में तीन तथ्य महत्वपूर्ण हैं। तीन तथ्यों को हम लोग लेते हैं। तीन तथ्य महत्वपूर्ण है। इसमें इन्होंने क्या किया है? इसमें इन्होंने जो तुलना की है वो 1600 से 1900 ईस्वी के बीच जो प्राकृतिक विज्ञान का महत्व था उसकी तुलना आज के वर्तमान इतिहास से इन्होंने किया है। माने इतिहास की महत्ता को इन्होंने इस रूप में परिभाषित किया है। तो इस प्रकार हम लोगों ने देखा कि कालिंगवुड ने क्या कहा। कालिंगवुड ने कहा कि जो हम लोग जिस वर्तमान समय में हैं इसमें इतिहास का उतना ही महत्वपूर्ण महत्व है जितना कि कभी 1600 से 1900 ईस्वी के बीच में प्राकृतिक विज्ञान का हुआ करता था। इस प्रकार हम लोगों ने देखा। अब आते हैं कि वह कौन से दो व्यक्ति हैं जिन्होंने इतिहास पर और इतिहास लेखन पर सेंसरशिप लगाया था। तो रोमन सम्राट हैं अगस्टस। रोमन सम्राट अगस्टस। रोमन सम्राट अगस्टस और मुगल सम्राट औरंगजेब। मुगल सम्राट औरंगजेब, ये दो शासक हैं। औरंगजेब, ये दो शासक हैं। इन्होंने क्या किया? रोमन सम्राट अगस्टस और मुगल सम्राट औरंगजेब, इन दोनों ने इतिहास और इतिहास लेखन पर सेंसरशिप लगा दी है। इतिहास प्लस इतिहास लेखन पर इन्होंने क्या किया? प्रतिबंध लगा दिया। प्रतिबंध लगा दिया। तो इस प्रकार हम देख रहे हैं कि ये जो दो विद्वान हैं कौन है? रोमन सम्राट अगस्टस और मुगल सम्राट औरंगजेब। इन्होंने क्या किया? इन्होंने इतिहास प्लस इतिहास लेखन पर प्रतिबंध लगा दिया। इन्होंने क्या किया? इतिहास प्लस इतिहास लेखन पर प्रतिबंध लगा दिया। वो दो विद्वान कौन से हैं? ये है रोमन सम्राट अगस्टस और मुगल सम्राट औरंगजेब। इन दोनों सम्राटों ने क्या किया? इन दोनों सम्राटों ने इतिहास प्लस इतिहास लेखन पे क्या किया? सेंसरशिप या प्रतिबंध लगा दिया। ठीक। अब आते हैं कि जो पाश्चात्य विद्वान हैं उन्होंने भारत के संदर्भ में और इतिहास के संदर्भ में क्या क्या बताया। अब भारत के नामकरण पर आते हैं कि भारत का नामकरण किन किन जगहों पे कैसे कैसे हुआ या किन किन ग्रंथों में या किन स्थानों पे भारत को किस नाम से संबोधित किया जाता है या भारत को कैसा नाम दिया गया है। तब आते हैं नामकरण पे। भारत का नामकरण, तो भारत के जो नाम हैं वह जम्मू द्वीप, इंडिया, हिंदुस्तान एवं इंतु नाम हमारे देश का है। तो क्या क्या नाम है? जम्बू द्वीप है, जम्बू द्वीप, हिंदुस्तान, जम्बू द्वीप, हिंदुस्तान, इंडिया और यंतु। तो इस प्रकार हम देख रहे हैं इंतु या इंतु,
इंतु। तो इस प्रकार हम देख रहे हैं कि भारत को किन किन नामों से बुलाया जाता है। भारत को जम्बू द्वीप भी कहा जाता है, हिंदुस्तान भी कहा जाता है, इंडिया भी कहा जाता है, इंतु या इंतु भी कहा जाता है। यह चीनियों ने नाम दिया था। तो अब इसके विषय में हम लोग पढ़ेंगे, इन नामों के विषय में। तो सर्वप्रथम जो विदेशी थे जो भारत के संपर्क में आए, सर्वप्रथम जो विदेशी थे वह सिंधु तटवासियों के संपर्क में आए। किसके संपर्क में आए? सर्वप्रथम विदेशी, सर्वप्रथम विदेशी सिंधु तटवासियों के संपर्क में आए। किसके संपर्क में आए? सिंधु तटवासियों के संपर्क में आए। तो इस प्रकार हम देख रहे हैं कि जो विदेशी है सर्वप्रथम किसके संपर्क में आए? वह सिंधु तटवासियों के संपर्क में आए। इसलिए पूरे देश को ही इन्होंने क्या कहा? सिंधु या इंडस नाम से पुकारा। इसलिए इन्होंने पूरे देश को सिंधु या इंडस नाम से पुकारा। किस नाम से पुकारा? सिंधु या इंडस नाम से पुकारा, या इंडस नाम से पुकारा। इस प्रकार हम देख रहे हैं जो सर्वप्रथम विदेशी आए, तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने सिंधु तटवासियों से संपर्क स्थापित किया और इसलिए पूरे देश को ही यह सिंधु या इंडस नाम से पुकारा। तो ये जो स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट ये बता रहा है कि जो विदेशी आए वो सर्वप्रथम कहाँ है? सिंधु क्षेत्र में आए और सिंधु क्षेत्रवासियों से मिले और मिलने के बाद इस क्षेत्र का नाम उन्होंने क्या रखा? इस क्षेत्र का नाम उन्होंने रखा सिंधु या इंडस। वही बात इसमें बताई गई है कि सर्वप्रथम विदेशी सिंधु तटवासियों के संपर्क में आए और इनको सिंधु या इंडस नाम दिया। भारतीय उपमहाद्वीप जो है वह, इसकी आकृति कैसी है? त्रिकोणाकार या धनुष की आकृति की है। जो भारतीय उपमहाद्वीप की आकृति है, भारतीय उपमहाद्वीप की आकृति कैसी है? उपमहाद्वीप की आकृति कैसी है? यह आकृति त्रिकोणाकार या धनुष की आकृति की है। त्रिकोणाकार या धनुष की आकृति जैसा है। धनुष आकृति जैसा है। तो इस प्रकार हम देख रहे हैं कि जो भारतीय उपमहाद्वीप है, भारतीय उपमहाद्वीप की आकृति कैसी है? वह त्रिकोणाकार या धनुष आकृति जैसी है। तो हम भारत के नामकरण और इसकी आकृति के विषय में हम लोगों ने जाना। तो भारत की आकृति कैसी है? वह त्रिकोणाकार या धनुष की आकृति जैसी है। अब आते हैं किन किन ग्रंथों में और कहाँ कहाँ इसको किस आकृति का माना गया है। तो वराहमिहिर की बृहत संहिता में, वराहमिहिर की पुस्तक, वराहमिहिर की बृहत संहिता में, इसमें बृहत संहिता में भारत की आकृति को कैसा बताया गया है? जो वराहमिहिर की बृहत संहिता है उसमें भारत की आकृति कैसी बताई गई है? वह आकृति कुर्म की आकृति या कछुए की आकृति जैसा बताया गया है। कुर्म या कछुए की आकृति का बताया गया है। जो वराहमिहिर की बृहत संहिता है, वराहमिहिर विद्वान है गुप्त काल के, तो वराहमिहिर ने एक पुस्तक लिखा बृहत संहिता। ये बहुत पूछा जाता है। तो वराहमिहिर की बृहत संहिता में भारत की आकृति को कैसा बताया है? कुर्म या कछुए की आकृति का बताया गया है। तो वराहमिहिर की बृहत संहिता में इसे कुर्म या कछुए की आकृति का बताया गया है। पुराणों में भारत की आकृति को कैसा बताया गया है? पुराणों में भारत की आकृति को धनु या धनुष की आकृति का बताया गया है। धनु या धनुष की आकृति का बताया गया है।
जो पुराणों में भारत की आकृति की चर्चा की गई है वो कैसे की गई है, वह धनु या धनुष की आकृति क्या बताया गया है। जो हमारे वहाँ पुराण है 18 पुराणों में भारत की जो आकृति के विषय में बताया गया वो क्या बताया गया, यह धनु या धनुष की आकृति का है। तो पुराणों में जो बताया गया है वह क्या बताया गया है, धनु या धनुष की आकृति का है। बौद्ध ग्रंथ दिघ निकाय में, बौद्ध ग्रंथ दिघ निकाय में भारत की आकृति कैसी बताई गई है। दिघ निकाय में भारत की आकृति छकड़े या बैलगाड़ी जैसी बताई गई है। जो आकृति है वो कैसी बताई गई है, दिघ निकाय में भारत की आकृति छकड़े या बैलगाड़ी जैसी बताई गई है। और अगला जो ग्रंथ है महाभारत ग्रंथ में भारत की आकृति कैसी बताई गई है, सम त्रिभुजाकार। महाभारत ग्रंथ में, महाभारत महाकाव्य में भारत की आकृति कैसी बताई है, सम त्रिभुजाकार। कैसी बताई गई है, सम त्रिभुजाकार बताई गई है। जो महाभारत महाकाव्य है, महाभारत महाकाव्य में भारत की आकृति कैसी बताई गई है, सम त्रिभुजाकार बताई गई है। तो इस प्रकार हम लोगों ने देखा कि ये जो बराहमिहिर की बृहद संहिता है, बराहमिहिर की बृहद संहिता में भारत की आकृति कुर्म या कछुआ जैसी बताई गई है। पुराणों में इसे धनु या धनुष की आकृति का बताया गया है। और बौद्ध ग्रंथ दिघ निकाय में छकड़े या बैलगाड़ी जैसी आकृति का बताया गया है। और जो महाभारत है, महाभारत में इसे सम त्रिभुजाकार बताया गया है। तो इस प्रकार देखा हमने आकृति के संदर्भ में कि भारत को अलग अलग ग्रंथों में कैसी बनावट का या किस आकृति का भारत है या हिंदुस्तान है, इंडिया है, जम्बू द्वीप है, उसको क्या क्या नाम दिया गया है। इस प्रकार हम लोगों ने यह देखा। अब पुराणों के भुवन कोश अध्याय में भारत के भूगोल का वर्णन मिलता है। पुराणों के भुवन कोश अध्याय में, किसमें, पुराणों के भुवन कोश अध्याय में, भुवन कोश अध्याय में भारत के भूगोल का वर्णन मिलता है। पुराणों के भुवन कोश अध्याय में क्या मिलता है, भारत के भूगोल का वर्णन मिलता है। भारत के भूगोल का वर्णन मिलता है। इस प्रकार हम देख रहे हैं कि ये जो पुराणों का भुवन कोश अध्याय है, किसका, पुराणों के भुवन कोश अध्याय में क्या मिल रहा है, भारत के भूगोल के विषय में जानकारी मिलती है। तो इस प्रकार हम देख रहे हैं कि पुराणों के भुवन कोश अध्याय में भारत के भूगोल के विषय में जानकारी मिलती है। पुराणों में पृथ्वी को कमल के रूप में स्वीकार किया गया है। पुराणों में पृथ्वी को कमल के रूप का स्वीकार किया गया है। कैसा, कमल के रूप का। तो पुराणों में पृथ्वी को किस रूप में बताया गया है, पुराणों में पृथ्वी को कमल के रूप का बताया गया है। तो पुराणों में पृथ्वी को किस रूप में बताया गया है, कमल के रूप का बताया गया है। तो इस प्रकार हम देख रहे हैं कि पुराणों में पृथ्वी को किस रूप में, कमल रूप में दर्शाया गया है। पुराणों के अनुसार भारतवर्ष नाम पड़ने से पूर्व भारत का नाम अजनाप व हेमवत वर्ष था। पुराणों के अनुसार भारत का नाम पड़ने से पहले, पुराणों के अनुसार भारत नाम पड़ने से पहले भारत को किन किन नामों से पुकारा जाता था, तो अजनाब व हेमवत वर्ष, अजनाब व हेमवत वर्ष। ये समझना बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे कि ये स्टेटमेंट ये कर रहा है, पुराण हमें क्या बताते हैं। पुराण जैसे हमारे देश का नाम भारत है, भारत नाम से पहले भारत को किस नाम से जाना जाता था,
तो उसे अजनाब या हैमवत वर्ष नाम से जाना जाता था। तो वही यहाँ बात की जा रही है कि पुराणों के अनुसार भारत नाम पढ़ने से पहले भारत को किस नाम से जाना जाता था? वह अजनाब या हैमवत वर्ष नाम से जाना जाता था। तो ये यहाँ बहुत वो ठहर के समझने की जरूरत है कि पुराणों के अनुसार, किसके अनुसार? पुराणों के अनुसार भारत नाम, जैसे हमारे देश का नाम भारत है, तो भारत नाम पढ़ने से पहले इस देश का क्या नाम था, मतलब पुराणों के अनुसार क्या कहा जाता था? तो उसे कहा जाता था अजनाब, अजनाब या हैमवत वर्ष। दो नाम दिए गए थे भारत नाम पढ़ने से पहले पुराणों के अनुसार। वो कौन है? अजनाब या हैमवत वर्ष। तो ये जो नाम है वो हम लोगों ने जाना। अब एक प्रशस्ति है, भारत प्रशस्ति का उल्लेख पुराणों में मिलता है। भारत प्रशस्ति का उल्लेख, भारत प्रशस्ति का उल्लेख, भारत प्रशस्ति का उल्लेख पुराणों में मिलता है। किसमें मिलता है? पुराणों में मिलता है। एक प्रशस्ति है, क्या नाम है उसका? नाम है भारत प्रशस्ति। क्या नाम है? भारत प्रशस्ति। भारत प्रशस्ति का उल्लेख कहाँ मिल रहा है? पुराणों में मिल रहा है। भारत प्रशस्ति का उल्लेख पुराणों में मिल रहा है। क्या प्रशस्ति का नाम है? भारत प्रशस्ति। भारत प्रशस्ति का उल्लेख कहाँ मिल रहा है? पुराणों में मिल रहा है। इस प्रकार हम लोगों ने देखा कि भारत का नाम पुराणों के अनुसार, भारत नाम पढ़ने से पहले भारत का नाम क्या था? तो भारत का नाम अजनाब या हैमवत वर्ष था। ये नाम थे जब भारत देश का नाम भारत नहीं पड़ा था, तब इसका नाम क्या था? अजनाब या हैमवत वर्ष था। ये कौन बता रहा है? ये पुराण बता रहे हैं। और एक प्रशस्ति है भारत प्रशस्ति। भारत प्रशस्ति का उल्लेख कहाँ हुआ है? पुराणों में हुआ है। भारत प्रशस्ति का उल्लेख पुराणों में हुआ है। तो भारत प्रशस्ति में वर्णित है कि भारत भूमि को कर्म भूमि तथा स्वर्ग को भोग भूमि कहते हैं। भारत प्रशस्ति क्या कहता है? भारत प्रशस्ति कहता है, प्रशस्ति, भारत प्रशस्ति भारत भूमि को क्या कहता है? कर्म भूमि कहता है। भारत भूमि को, भारत भूमि को कर्म भूमि कहता है। क्या, कौन सी भूमि कहता है? कर्म भूमि कहता है। कर्म भूमि कहता है। और स्वर्ग भूमि को क्या कहता है? स्वर्ग भूमि। स्वर्ग भूमि को भोग भूमि कहता है। भोग भूमि, भोग भूमि, भोग भूमि। इस प्रकार हम देख रहे हैं कि ये जो भारत प्रशस्ति है, अभी हम बताएं भारत प्रशस्ति का उल्लेख कहाँ हुआ है? पुराणों में हुआ है। भारत प्रशस्ति का उल्लेख कहाँ हुआ है? पुराणों में हुआ है। और भारत प्रशस्ति दो बात बताता है। क्या बताता है? भारत भूमि कैसी भूमि है? वह कर्म भूमि है। भारत भूमि कर्म भूमि है, मतलब यहाँ पे अपने कर्मों का आप संपादन करेंगे या अपने कर्म को आप दिन पर दिन करते जाएंगे। तो वही ये बात कर रहा है, भारत कैसी भूमि है? कर्म भूमि है। दिन पर दिन आपको काम करना ही करना है। और स्वर्ग भूमि क्या है? स्वर्ग भूमि ये है कि वहाँ भोग करना है, ऐशो आराम की जिंदगी जीना है, किसी टाइप का दुख नहीं है, किसी टाइप की समस्या नहीं है। तो वैसी भूमि कौन सी है? वह स्वर्ग भूमि है। तो उसकी बात कौन करता है? भारत प्रशस्ति करता है। अब अगले पॉइंट पे आते हैं कि भारत का वर्णन किस नाम से किया गया है? भारत का वर्णन किस नाम से किया गया है? तो भारत का वर्णन द एपिटोम ऑफ द वर्ल्ड नाम से किया गया है। द एपिटोम ऑफ द वर्ड नाम से किया गया है। तो भारत का वर्णन किस नाम से किया गया है? द एपिटोम, EPITOM, एपिटोम ऑफ द वर्ल्ड नाम से किया गया है।
भारत का वर्णन किस नाम से किया गया है? तो भारत का वर्णन किया गया है द एपिटोम ऑफ द वर्ल्ड नाम से किया गया है। स्मिथ महोदय ने भारत को जो नाम दिया है वह है एथनोलॉजिकल म्यूजियम। स्मिथ ने भारत को नाम दिया, स्मिथ महोदय ने भारत को नाम दिया, भारत को नाम दिया। स्मिथ महोदय ने भारत को नाम दिया, क्या नाम दिया? एथनोलॉजिकल म्यूजियम। एथनोलॉजिकल एथनोलॉजिकल म्यूजियम नाम दिया है। एथनोलॉजिकल म्यूजियम नाम दिया। ये दो वर्ड है, ETHNOLOGICAL एक वर्ड है और म्यूजियम एक वर्ड है। तो स्मिथ महोदय ने भारत को कैसा नाम दिया है? स्मिथ महोदय ने भारत को एथनोलॉजिकल म्यूजियम नाम दिया है। क्या नाम दिया है? एथनोलॉजिकल म्यूजियम नाम दिया है। एथनोलॉजिकल ETHNOLOGICAL एथनोलॉजिकल म्यूजियम नाम दिया है। किसने दिया है? स्मिथ महोदय ने। इसका? भारत का। तो भारत का नाम स्मिथ महोदय ने क्या नाम दिया? एथनोलॉजिकल म्यूजियम नाम दिया है। अब आते हैं सर्वप्रथम इंडिया नाम का प्रयोग। अगले पॉइंट पे आते हैं। सर्वप्रथम इंडिया नाम का प्रयोग 5वीं से 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में। कब? 5वीं से 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में इतिहास के पिता हेरोडोटस ने किया था इंडिया शब्द का प्रयोग, और उसके बाद मेगास्थनीज ने किया था। और दोनों इंडिया शब्द में क्षेत्र का अलग अलग वो है, व्यवस्था है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि सर्वप्रथम इंडिया नाम का प्रयोग 5वीं से 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में हेरोडोटस ने किया। हेरोडोटस के बाद इंडिया का प्रयोग मेगास्थनीज ने किया। तो सर्वप्रथम 5वीं से 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में इंडिया नाम का प्रयोग किसने किया? हेरोडोटस ने किया। जिस इतिहास का पिता भी हम कहते हैं। इस प्रकार हम देख रहे हैं कि सर्वप्रथम 5वीं या 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व, मतलब ईसा मसीह के जन्म से 5वीं या 500 या 600 साल पहले इस शब्द का प्रयोग, इंडिया शब्द का या इंडिया नाम का प्रयोग किसने किया था? हेरोडोटस ने किया था। हेरोडोटस के बाद इंडिया नाम का प्रयोग किसने किया? इंडिया नाम का प्रयोग मेगास्थनीज ने किया। ये दो इंडिया नाम है। सबसे पहले सर्वप्रथम 5वीं से 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व में इंडिया नाम का प्रयोग हेरोडोटस ने किया। उसके बाद इंडिया शब्द का प्रयोग मेगास्थनीज ने किया। अब इन दोनों का इंडिया अलग अलग क्षेत्रों को वो क्या करता है? प्रदर्शित करता है। जो हेरोडोटस की इंडिया है उसमें कहाँ तक का क्षेत्र आता है? सिंधु तथा उसके डेल्टा क्षेत्र तक आता है। जो सिंधु प्लस उसका डेल्टा क्षेत्र है, क्या है? सिंधु प्लस उसका डेल्टा क्षेत्र। सिंधु प्लस उसका डेल्टा क्षेत्र, इतने क्षेत्र को इन्होंने इंडिया नाम दिया। जो हेरोडोटस ने नाम दिया है वो किस क्षेत्र को नाम दिया? इंडिया, सिंधु प्लस डेल्टा क्षेत्र को। और जो मेगास्थनीज की इंडिका है यह संपूर्ण भारत का नाम है। संपूर्ण भारत का नाम है। संपूर्ण भारत के लिए इन्होंने इंडिया शब्द का प्रयोग किया। ये दो अंतर है। दो अंतर क्या है? हेरोडोटस ने जो इंडिया शब्द का प्रयोग किया है वह सिंधु प्लस डेल्टा क्षेत्र के लिए किया है,
और मेगास्थनीज ने जो इंडिया शब्द का प्रयोग किया है वह संपूर्ण भारत के लिए किया है। तो इस प्रकार हम लोगों ने इस चीज को देखा कि हेरोडोटस ने सबसे पहले इंडिया शब्द का प्रयोग किया, वह किन क्षेत्रों के लिए था, वह सिंध और डेल्टा क्षेत्र के लिए था। और जो मेगास्थनीज हैं, मेगास्थनीज ने जो इंडिया शब्द का प्रयोग किया है वह संपूर्ण भारत के लिए किया है। अब अगले पॉइंट पे आते हैं कि पुराणों अशोक के अभिलेख में हमारे देश का नाम जम्मू द्वीप मिलता है। पुराण प्लस अशोक के अभिलेख में हमारे देश का नाम क्या मिलता है? पुराण प्लस अशोक के अभिलेख में, अशोक के अभिलेख में हमारे देश का क्या नाम मिलता है? हमारे देश का नाम जम्बू द्वीप मिलता है। क्या मिलता है? जम्बू द्वीप मिलता है। इस प्रकार हम देख रहे हैं कि जो पुराण है और अशोक के अभिलेख हैं, क्या है? पुराण, 18 पुराण है, तो पुराण प्लस अशोक के अभिलेख में हमारे देश का नाम क्या मिलता है? जम्बू द्वीप नाम मिलता है। क्या नाम मिलता है? यह परीक्षा में पूछा भी जाता है। तो पुराण प्लस अशोक के अभिलेख में हमारे देश का नाम क्या मिलता है? जम्बू द्वीप मिलता है। तो इस प्रकार हम लोगों ने ये देखा कि इंडिया नाम सबसे पहले किसने प्रयोग किया भारत के संदर्भ में। तो इंडिया शब्द सर्वप्रथम इतिहास के पिता हेरोडोटस ने कब? 5वीं से 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में किया था। कब किया था? 5वीं या 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में किया था। और उनका सिंधु प्लस डेल्टा तक के क्षेत्र को ही उन्होंने इंडिया नाम दिया। ठीक है। अब अगले पॉइंट पे आते हैं। जम्मू या जामुन वृक्ष के अधिक मिलने के कारण हमारे देश का नाम क्या पड़ा? जम्बू द्वीप पड़ा। जम्बू या जामुन वृक्ष की अधिकता के कारण हमारे देश का नाम क्या पड़ा? जम्बू द्वीप पड़ा। जम्बू द्वीप नाम पड़ा। जम्बू द्वीप नाम पड़ा। ये जो वृक्ष हैं जो भारत में सर्वाधिक संख्या में पाए जाते हैं, तो जम्मू या जामुन वृक्ष के अधिक मिलने के कारण हमारे देश का नाम जम्बू द्वीप पड़ा। तो इस प्रकार हम लोगों ने देखा पुराणों में पृथ्वी के 7 द्वीप बताए गए, जिसमें से एक द्वीप जम्बू द्वीप भी था। पुराणों में द्वीपों की संख्या कितनी बताई गई है? पुराणों में द्वीपों की संख्या 7 बताई गई है। कितनी बताई गई है? 7 बताई गई है। और उसमें से एक द्वीप क्या है? जम्बू द्वीप है। जम्बू द्वीप है। तो इस प्रकार हम देख रहे हैं कि जो पुराण है, पुराणों की संख्या कितनी है? पुराणों की संख्या 8 है। पुराणों में कितने द्वीप बताए गए? द्वीपों की संख्या 7 बताई गई है, जिसमें से एक द्वीप कौन सा है? जम्बू द्वीप है। तो ये जो पुराण है, पुराण द्वीपों की संख्या कितनी बताते हैं? पुराण द्वीपों की संख्या 7 बताते हैं, और उसमें से एक द्वीप कौन सा है? जम्बू द्वीप है। सप्तद्वीप या वसुमती का प्रारंभिक साहित्यिक साक्ष्य। सप्तद्वीप, ये जो पुराणों में 7 द्वीप बताए गए हैं, इनको सप्तद्वीप कहते हैं या वसुमती कहते हैं। वसुमती कहते हैं। इसका प्रारंभिक साहित्यिक साक्ष्य कहाँ मिलता है? प्रारंभिक साहित्यिक साक्ष्य पतंजलि के महाभाष्य में मिलता है। महाभाष्य में मिलता है। ये जो सप्तद्वीप हैं, या जिसे वसुमती भी कहते हैं, सप्तद्वीप या वासुमती, सप्तद्वीप या वासुमती, इनका प्रारंभिक साहित्यिक साक्ष्य, मतलब साहित्यिक साक्ष्य में सर्वप्रथम सप्तद्वीप या वासुमती का उल्लेख कहाँ हुआ है? तो वो उल्लेख हुआ है पतंजलि के महाभाष्य में। किसके? पतंजलि के महाभाष्य में। जो सप्त महाद्वीप हैं, सप्त महाद्वीप का साहित्यिक साक्ष्य, साहित्य में कहाँ पे ये उल्लेख मिलता है? तो वो उल्लेख मिलता है पतंजलि के महाभाष्य में।
लेकिन पृथ्वी के सप्तद्वीपों की कल्पना पुराणों की विशेषता है। लेकिन ये जो पृथ्वी की सप्तद्वीपों की कल्पना है, पृथ्वी के सप्तद्वीपों की कल्पना है, सप्तद्वीपों की कल्पना है, ये किसकी विशेषता है? यह पुराणों की विशेषता है। यह किसकी विशेषता है? पुराणों की विशेषता है। साहित्यिक रूप में तो हमें मिल जाता है पतंजलि के महाभाष्य में सप्तद्वीपों का वर्णन, लेकिन मूलतः यह किसकी विशेषता है? किसने पृथ्वी के सप्तद्वीपों को माना? वह पुराणों ने माना। तो पुराणों की क्या विशेषता है? पृथ्वी के सप्तद्वीप। अब इन सप्तद्वीपों का उल्लेख किन पुराणों में हुआ है? तो मत्स्य पुराण और विष्णु पुराण में सप्तद्वीप के नाम दिए गए हैं। मतलब जो द्वीप 7 द्वीप हैं, 7 द्वीपों के नाम किन पुराणों में मिलते हैं? तो मत्स्य पुराण और विष्णु पुराण। मत्स्य पुराण और विष्णु पुराण ऐसे पुराण हैं जिन्होंने 7 महाद्वीपों का नाम बताया है या उनमें उल्लेख है। तो मत्स्य पुराण एवं विष्णु पुराण में 7 द्वीपों के नाम मिलते हैं। मत्स्य पुराण, मत्स्य प्लस विष्णु पुराण में, विष्णु पुराण में 7 द्वीपों के नाम बताए गए हैं। सप्तद्वीपों के नाम दिए हैं, सप्तद्वीपों के नाम दिए हैं। तो हम 7 द्वीपों को जान लेते हैं मत्स्य पुराण प्लस विष्णु पुराण में। तो पहला है जम्बू द्वीप। कौन सा है? जम्बू द्वीप, जिसके विषय में हम लोगों ने पढ़ा। पहला कौन सा है? पहला है जम्बू द्वीप। पहला कौन सा है? जम्बू द्वीप। दूसरा है शकद्वीप। दूसरा कौन सा है? शकद्वीप। दूसरा द्वीप कौन सा है? शकद्वीप है। पहला द्वीप जम्बू द्वीप है, दूसरा है शकद्वीप, तीसरा है कुशद्वीप। कुशद्वीप, कुशद्वीप। चौथा है पुष्कर द्वीप। पुष्कर द्वीप। तो इस प्रकार हम लोगों ने 4 द्वीप देखा। कौन कौन सा? जम्बू द्वीप, शकद्वीप, कुशद्वीप, पुष्कर द्वीप। पांचवा है क्रौंच द्वीप। पांचवा है क्रौंच द्वीप। क्रौंच, क्रौंच द्वीप। पांचवा है क्रौंच द्वीप। छठा व सातवां। तो पांचवा द्वीप कौन सा द्वीप है? क्रौंच द्वीप है। क्रौंच द्वीप, सालमल द्वीप और गोमेद या लक्षद्वीप। सालमल द्वीप या छठा कौन सा है? सालमल द्वीप, सालमल द्वीप। और सातवां है गोमेद, गोमेद या लक्षद्वीप, लक्षद्वीप। इस प्रकार हम लोग देख रहे हैं कि ये जो मत्स्य एवं विष्णु पुराण है, मत्स्य एवं विष्णु पुराण में सप्तद्वीपों के नाम दिए गए हैं। तो पहला है जम्बू द्वीप। पहला कौन सा है? जम्बू द्वीप। दूसरा शकद्वीप, तीसरा कुशद्वीप, चौथा पुष्कर द्वीप, पांचवा क्रौंच द्वीप, छठवां जो है सालमल द्वीप और सातवां गोमेद या लक्षद्वीप। तो इनका वर्णन कहाँ मिलता है? मत्स्य पुराण प्लस विष्णु पुराण। ये जो 7 महाद्वीप की कल्पना पुराणों की विशेषता है, वह 7 महाद्वीपों का नाम किसमें मिलता है? वह मत्स्य पुराण प्लस विष्णु पुराण में मिलता है। तो 7 द्वीप कौन से हैं? जम्बू द्वीप है, शकद्वीप है, कुशद्वीप है, पुष्कर द्वीप है, क्रौंच द्वीप है, सालमली द्वीप है और गोमेद द्वीप है। सर्वप्रथम वायु पुराण में एक और अवधारणा है। सर्वप्रथम वायु पुराण में चतुर्द्वीप की कल्पना की गई है। 4 द्वीपों की कल्पना किसमें की गई है? वायु पुराण में की गई है। तो मत्स्य और विष्णु पुराण में सप्तद्वीपों की कल्पना की गई है और वायु पुराण में चतुर्द्वीप की कल्पना की गई है। वायु पुराण में चतुर्द्वीप की कल्पना की गई है। जो चतुर्द्वीप का वर्णन मिलता है वह कहाँ मिलता है? वायु पुराण में मिलता है। चतुर्द्वीप का वर्णन वायु पुराण में मिलता है। 4 द्वीपों की कल्पना किसने की है? सर्वप्रथम वह की है आपका वायु पुराण में।
खारवेल के हाथी गुम्फा अभिलेख में सर्वप्रथम प्राकृत भाषा में भरदवस या भारतवर्ष का विवरण मिलता है। तो खारवेल के हाथी गुम्फा अभिलेख में खारवेल के हाथी गुम्फा अभिलेख में खारवेल के हाथी गुम्फा अभिलेख में सर्वप्रथम क्या है? सर्वप्रथम खारवेल के हाथी गुम्फा अभिलेख में प्राकृत भाषा में भरदवस का विवरण मिलता है। खारवेल के हाथी गुम्फा अभिलेख में सर्वप्रथम प्राकृत भाषा में किसमें? सर्वप्रथम प्राकृत भाषा में भरदवस भारतवर्ष का विवरण मिलता है। इस प्रकार हम देख रहे हैं कि खारवेल का जो हाथी गुम्फा अभिलेख है उसमें सर्वप्रथम प्राकृत भाषा में किसमें? सबसे पहले जो भारत का वर्णन मतलब किसी अभिलेख में मिलता है वह प्राकृत भाषा में भरदवस या भारतवर्ष का वर्णन मिलता है। किसके? खारवेल के हाथी गुम्फा अभिलेख में। इस प्रकार हम लोग देख रहे हैं कि जो खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख है उसमें प्राकृत भाषा में भारत को क्या कहा गया? भरदवस या भारतवर्ष कहा गया प्राकृत भाषा में। अब आते हैं एक प्रदेश के रूप में सबसे पहले भारत का वर्णन पाणिनि के अष्टाध्यायी में हुआ है। एक प्रदेश के रूप में भारत का वर्णन सबसे पहले कहाँ हुआ है? वह हुआ है पाणिनि की अष्टाध्यायी में। तो एक प्रदेश के रूप में मतलब एक क्षेत्र के रूप में भारत का वर्णन सर्वप्रथम कहाँ हुआ है? एक प्रदेश के रूप में भारत का वर्णन सर्वप्रथम कहाँ हुआ है? पाणिनि की अष्टाध्यायी में। एक प्रदेश के रूप में भारत का वर्णन सर्वप्रथम पाणिनि की अष्टाध्यायी में हुआ है। कहाँ हुआ है? पाणिनि की अष्टाध्यायी में हुआ है। ये इनकी पुस्तक है, अष्टाध्यायी में हुआ है। तो इस प्रकार हम देख रहे हैं एक प्रदेश, ये बहुत महत्वपूर्ण है, ये पूछा जाता है एक प्रदेश के रूप में भारत का वर्णन। किसका वर्णन? भारत का वर्णन। किस रूप में? एक प्रदेश या क्षेत्र के रूप में भारत का वर्णन किस ग्रंथ में हुआ है? वह हुआ है पाणिनि की अष्टाध्यायी में हुआ है। वह कहाँ हुआ है? पाणिनि की अष्टाध्यायी में है। देव निर्मित देश भारत को कहाँ कहाँ कहा गया है? देव निर्मित देश भारत को, देव निर्मित देश माने देवताओं ने इस देश को बनाया है। देव निर्मित देश भारत को कहा गया है। कहाँ कहाँ कहा गया है? तो ये कहा गया है मनुस्मृति एवं भागवत पुराण में। मनुस्मृति प्लस भागवत पुराण, तो जो देव निर्मित देश भारत को कहा गया, देवताओं ने इस देश का निर्माण किया, वह कहाँ कहाँ वर्णन मिलता है? वह वर्णन मिलता है मनुस्मृति में और भागवत पुराण में। दो ऐसे धार्मिक ग्रंथ हैं जिसमें यह बताया गया है कि भारत का निर्माण जो है वह देवता ने या ईश्वर ने किया। वह क्या है? मनुस्मृति एवं भागवत पुराण है। अगला जो पॉइंट है, सोमदेव सूरी की नीति वाक्य मृतम में सर्वप्रथम भारतवासी के अर्थ में भारतीय शब्द का प्रयोग किया गया है। जो सोमदेव सूरी की नीति वाक्य मृतम है पुस्तक है, ये पूछी जाती है। सोमदेव सूरी की जो पुस्तक है नीति वाक्य मृतम, क्या है? नीति वाक्य मृतम, ये पुस्तक है नीति वाक्य मृतम। सोमदेव सूरी की पुस्तक क्या है? नीति वाक्य मृतम में सर्वप्रथम भारतवासी के अर्थ में
सर्वप्रथम भारतवासी के अर्थ में, सर्वप्रथम क्या, भारतवासी के अर्थ में, सर्वप्रथम भारतवासी के रूप में, भारतवासी के रूप में, सोमदेव सूरी ने अपनी पुस्तक नीति वाक्य मृतम में क्या बताया है? सर्वप्रथम यह बताया है कि भारतवासी के अर्थ में भारतीय शब्द का प्रयोग किया है, रूप में भारतीय शब्द का प्रयोग किया है सर्वप्रथम। तो इस प्रकार हम देख रहे हैं कि ये जो सोमदेव सूरी हैं, इन्होंने एक पुस्तक लिखी सोमदेव सूरी ने। सोमदेव सूरी बहुत महत्वपूर्ण है, मैचिंग के लिए पूछता है। ये पिछले नेट में भी पूछा था, जिसमें मैं पास हुआ था उसमें ये पूछा था। तो सोमदेव सूरी की जो पुस्तक है नीति वाक्य मृतम, नीति वाक्य मृतम में क्या बताया है, या उन्होंने क्या बताया? सर्वप्रथम भारतवासी के अर्थ में भारतीय शब्द का प्रयोग इन्होंने किया है। क्या किया है? सर्वप्रथम भारतवासी मतलब इस देश के जो वासी हैं उनके लिए क्या किया? भारतीय शब्द का प्रयोग किया है। किस शब्द का प्रयोग किया है? भारतीय शब्द का प्रयोग किया है। तो इस प्रकार हम लोगों ने भारत प्लस भारत की संतानों से संबंधित जो तथ्य विभिन्न स्रोतों में दिए गए हैं उनके विषय में हम लोगों ने आज अध्ययन किया। अब आज की क्लास का जो अंतिम बिंदु है वह अथर्ववेद में किन किन जगहों के या किन किन राज्यों का नाम उल्लेख हुआ है उनके विषय में पढ़ते हैं। तो अथर्ववेद में उल्लेख मिलता है, अथर्ववेद में किन किन जगहों का उल्लेख मिलता है? अथर्ववेद में उल्लेख मिलता है। अथर्ववेद में किन किन क्षेत्रों या राज्यों का उल्लेख मिलता है? तो पहला गांधार है, मुजवंत है, गांधार है, मुजवंत है, मगध है। क्या है? गांधार है, मुजवंत है, मगध है, महावृष है, वाहलिक है। महावृष है, वाहलिक है। तो कौन कौन हो गए? गांधार हो गया, मुजवंत हो गया, मगध हो गया, महावृष हो गया, वाहलिक हो गया, अंग हो गया, अष्ट चक्र हो गया, अंग हो गया, अष्ट चक्र हो गया। कितने हो गए? गांधार हो गया, मुजवंत हो गया, मगध हो गया, महावृष हो गया, वाहलिक हो गया, अष्ट चक्र हो गया, अयोध्या हो गया, वरुणावती हो गया। अयोध्या हो गया, वरुणावती हो गया। इसे हम काशी या वाराणसी कहते हैं। वाराणसी कहते हैं, वरुणावती। इस प्रकार हम देख रहे हैं कि जो अथर्ववेद है, अथर्ववेद में इन क्षेत्रों का नाम मिलता है या इन राज्यों का मिलता है। कौन कौन है? गांधार है, मुजवंत है, मगध है, महावृष है, वाहलिक है, वाहलिक है, वाहलिक। क्या है? वाहलिक है, अंग है, अष्टाचक्र है, अष्ट चक्र है, अयोध्या है, वरुणावती, काशी या वाराणसी है। काशी को वरुणावती भी कहते हैं। तो इस प्रकार हम लोगों ने देखा गांधार है, मुजवंत है, मगध है, महावृष है, वाहलिक है, अंग है, अष्ट चक्र है, अयोध्या है, वरुणावती को काशी या वाराणसी कहते हैं। इसका उल्लेख मिलता है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इन 9 राज्यों का या 9 क्षेत्रों का उल्लेख अथर्ववेद में मिलता है।
किनका? गांधार का, मूजवंत का, मगध का, महावृष का, वाहलिक का, अंग का, अष्टचक्र का, अयोध्या का और वरुणावती का। वरुणावती को हम काशी या वाराणसी कहते हैं। वरुणावती को क्या कहते हैं? काशी और वाराणसी कहते हैं। तो अथर्ववेद में इन क्षेत्रों का भी उल्लेख मिलता है। तो इस प्रकार आज की क्लास यहीं स्थगित की जाती है, क्योंकि यह बहुत बड़ा चैप्टर है स्रोत। क्योंकि स्रोत में आप जानते ही हैं कि भारतीय संदर्भ में जितने भी धर्म ग्रंथ हैं वो विदेशी प्लस पुरातात्विक साक्ष्यों को लिया जाता है। तो ये क्लास कम से कम 8-9 दिन चलेगी। तो इस प्रकार आज की क्लास यहीं स्थगित की जाती है। हम लोगों ने स्रोत से संबंधित विभिन्न तथ्यों पर प्रकाश डाला। अब अगली जो क्लास होगी वो स्रोत से ही होगी, उस पर पुनः प्रकाश डाला जाएगा। तो इस प्रकार ये क्लास आज यहीं स्थगित की जाती है। मैं पुनीत कुमार श्रीवास्तव आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद।